हाय, वेलकम टू वन मोर एपिसोड ऑफ जिंदगी का सफर। तो हम लोग जब जिंदगी के सफर के बारे में बात करते हैं, मतलब कई बार ऐसे मौके आते हैं कि हमें डॉक्टर की जरूरत गिरती है, तो हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं। और कई लोगों के पास, जैसे अब आप पीछे हमारे देख रहे हैं, हमारे पास दो रैबिट्स है, स्नो जी एंड मिस पीकू। तो कभी कभी वो बीमार होते तो हम और ज्यादा परेशान हो जाते, तो फिर हम दूसरे भगवान के पास चले आते, दूसरे डॉक्टर के पास चले आते। तो आज हमारे साथ ऐसे ही एक डॉक्टर ज्वाइन कर रहे हैं, डॉक्टर नम्रता वाघमारे इज ज्वाइनिंग अस, और वो हमारे साथ ज्वाइन हो रही है अकोला से। uh, तो वेलकम नम्रता टू दिस पर्टिकुलर शो विच इज देयर। तो थोड़ा बताइए आपके जिंदगी के सफर के बारे में। थैंक यू वेरी मच एंड नमस्ते। नमस्ते। नमस्कार। पहले तो मुझे बहुत अच्छा लगा और ये जो जिंदगी का सफर है हम्म। ये तो बहुत ही शीर्षक जो है वो दिल को छू लेने वाला लगा। हम्म। और शीर्षक सुनते ही ऐसा पूरे जीवन का चित्रपट वो अपने सामने आ जाता है और जरूर। सोचने पे मजबूर कर देता है कि जिंदगी का सफर बोले तो सिंस चाइल्डहुड वो सब बातें याद आने लगती है। हम्म। अब कहाँ से शुरू करूं, ऐसा चाइल्डहुड से कीजिए, सोचती हूँ। चाइल्डहुड से कर दीजिए। अ, धरती पर जब मेरा जन्म हुआ जिस दिन, वो दिन मेरे मम्मी पापा के लिए बहुत खुशी का दिन था। हम्म। उन्होंने मेरा जिस दिन आगमन हुआ धरती पर वो दिन उन्होंने बहुत ही हर्ष उल्लास के साथ मनाया। हम्म। और 52 years बैक इन नागपुर सिटी जब वो घर में बेटों से ज्यादा बेटी को बहुत ही लाड़ प्यार और पूरे सम्मान के साथ रखा गया, हम्म। इसके लिए मैं मेरे भगवान की धन्यवाद अदा करती हूँ। और पहली बेटी होने के कारण मेरे पापा की प्यारी और मम्मी की दुलारी। हाँ। और दो छोटे भाई जो जिनके साथ मेरा रिश्ता दोस्तों जैसा था। और हम्म। हम सब बातें एक दूसरे से शेयर करते थे, साथ साथ स्कूल जाने लगे। हम्म। मेरा जो स्टार्टिंग का था नर्सरी टू फोर्थ स्टैंडर्ड हम्म। नागपुर में परांजपे कॉन्वेंट में मेरा एडमिशन हुआ। उसके बाद 5th to 10th स्टैंडर्ड नागपुर में हडस हाई स्कूल में मेरे साथ मेरे दो छोटे भाई भी वहां मुझे साथ देने के लिए आते थे। टिल अच्छा। 10th स्टैंडर्ड हम लोग एक ही स्कूल में पढ़े। तो तो वो आपके घर से वहाँ कितना दूर था? स्कूल कितना दूर होगा आपके घर से? 5 to 6 किलोमीटर। कैसे जाते थे आप? मतलब हडस रिक्शा में तीनों भाई बहन जाते थे या साइकिल हाँ, लेके जाते थे? 5th to 7th तक तो रिक्शा में गए और अच्छा। 7th to 10th साइकिल पर गए। और अच्छा। जो छोटा भाई था तो उसे कभी कभी डबल सीट भी लेके जाते थे वो। और बहुत अच्छा था, हम लोग बजाज नगर में नागपुर में रहते थे। हाँ। और वहाँ का जो अभी भी मुझे याद है कि वो रोड और बहुत शांत था और क्लीन और बड़ा। कोई ट्रैफिक नहीं, बहुत अच्छा था वो एरिया भी काफी था। या जैसे डेवलप्ड एरिया बजाज था। नगर से लेके या डेवलप्ड एरिया था। और हम्म। वो दिन भी मुझे याद आने लगे। मुझे एक बात और याद आती है। जैसे मैं 7 साल की थी हम्म। तो मेरी मम्मी की म्यूजिक में काफी अच्छी रुचि थी और उन्हें ज्ञान भी अच्छा था संगीत का। तो हम्म। उन्होंने मुझे 7 साल के उम्र में तब पंडित राजहंस जो थे उनके यहाँ म्यूजिक शास्त्रीय संगीत का क्लास ज्वाइन कर किया मैंने। ओह। तो अच्छा। 3 साल तक मैं वहां गई। हम्म। लेकिन फिर मेरे पेरेंट्स को महसूस हुआ कि मेरा जो लाइकिंग है वो म्यूजिक से ज्यादा ड्राइंग और पेंटिंग में है। ओके। तो फिर मेरा वो क्लास तो छूट गया और मैं पता नहीं मुझे तब यानी बिल्कुल वो पेंटिंग और ड्राइंग का बहुत शौक था तो मेरी वो क्लास छूट गई। और अब मुझे वो उस बात का एहसास है कि और इसी को जिंदगी कहते हैं। कहते हैं या? या अच्छा, एक एक क्वेश्चन मुझे पूछना है। तो आपके पीछे जो पेंटिंग है कृष्णा और राधा की है शायद, या वो आपने बनाई हाँ है? हाँ। नहीं, वो मेरी सिस्टर इन लॉ है ओके। और वो वुड क्राफ्ट है। ओके। वो काफी, हाँ, उन्होंने बनाई है वो। ओके, बहुत प्यारी है। मुझे लगा शायद आपने हम्म। बनाई होगी। हाँ नहीं, तो जैसे
चाइल्डहुड में हम लोग, हमारे यहाँ स्टडी मटेरियल भी बहुत था, तो मुझे ड्राइंग पेंटिंग के साथ रीडिंग की भी हैबिट थी। तो जैसे न्यूज़पेपर के साथ साथ हम लोग काफी स्टोरी बुक्स है, जो अमर चित्र कथाएं आती थी हिंदी, मराठी में, इंग्लिश में, तो उसमें हाँ, जैसे साइंटिस्ट, ग्रेट लीडर्स अपने, तो सब मैथोलॉजिकल स्टोरी बुक्स, तो वो सब पढ़ते पढ़ते बहुत वो एंजॉयबल डेज थे। और पता नहीं, उसी के कारण मुझे एक बात शेयर करनी चाहती हूँ आपसे कि हिंदी मराठी में मेरा जो एसे राइटिंग था वो बहुत रचनात्मक था। वो तो वाह। इस कारण स्कूल में मैं टीचर से एप्रिसिएशन मिलता था। खैर जो हमारी हडस हाई स्कूल काफी रेप्यूटेड स्कूल थी। स्कूल में बहुत अच्छे स्पोर्ट्स प्रोवाइड किए थे, प्लेग्राउंड, बहुत बड़ा सा प्लेग्राउंड था। तो मुझे लगता है कि बैडमिंटन के साथ साथ वॉलीबॉल, बास्केटबॉल और बाकी जो भी ड्रिल्स के सेशन होते थे हमारे 26 रिपब्लिक डे या इंडिपेंडेंस डे, बहुत ही सुंदर तरीके से होते थे। क्योंकि मैं अब भी कंपैरिजन करती हूँ अभी के स्कूल से, तो वहाँ तब भी वो स्टैंडर्ड बहुत अच्छा था। ये बात मुझे, स्विमिंग का एक जो फैसिलिटी थी हडस हाई स्कूल में, शायद ही नागपुर में एलआईटी किसी के और सिवा स्कूल में कहीं थी? नहीं। नहीं, आई डोंट थिंक हाँ, सो। तो बहुत अच्छा सा, संस्कृत से लेके मैथमेटिक्स तक सभी टीचर्स भी बहुत अच्छे थे, प्यारे थे, और बहुत एफर्ट्स लेते थे स्टूडेंट्स के लिए। तो वो जो बेसिक एजुकेशन जो रहता है वो बहुत मायने रखता है अपने जीवन में। तो 10th स्टैंडर्ड तक तो बहुत अच्छा रहा। उसके बाद 11 12th में शिवाजी साइंस ज्वाइन कर लिया। मैंने जनरल ही लिया था 11 12th में। वो तो बहुत फास्ट रहता है, 11 12th कैसा कट जाता है गया। तो पता ही नहीं चलता। बराबर। हाँ, फिर 12th के बाद शुरू से ही मुझे वैसे भी डॉक्टर इसमें बहुत इंटरेस्ट था, लेकिन 12th के जो मेरे परसेंटेज आए तो शायद मेरे एफर्ट्स कम गिरे कि मुझे एमबीबीएस कोर्स को एडमिशन नहीं मिली। फिर हमने बीएमएस में एडमिशन ली, लेकिन फिर भी ये डिसीजन चेंज हो गया। वो मेरे लाइफ का एक महत्वपूर्ण मोड़ था, ऐसा भी कह सकती हूँ। क्योंकि मेरे पापा जो एग्रीकल्चर कॉलेज में केमिस्ट्री के प्रोफेसर थे, तो ये जो सिस्टर ब्रांच थी वेटरनरी साइंस, तो उन्होंने यानी मुझे मोटिवेट किया, समझाया, और मैं भी तैयार हो गई। और जैसे कि मेरी एडमिशन 12th के बाद नागपुर वेटरनरी कॉलेज में हो गई, वेटरनरी साइंस, इन द ईयर 1986। ओके। यहाँ एक बात और है कि वो जो पीरियड था, तो वेटरनरी साइंस के लिए गर्ल्स ज्यादातर प्रेफरेंस नहीं देती थी। ओके। और वहाँ, यस, वहाँ तो 10 सीट्स गर्ल्स स्टूडेंट्स के लिए एक रिजर्व कोटा था यूनिवर्सिटी में। अच्छा। तो मेरा नंबर लग गया और मैंने हैप्पीली वो ज्वाइन किया। बहुत ही चैलेंजिंग और इंटरेस्टिंग प्रोफेशन था। 1986 टू 1991 ये मेरा ग्रेजुएशन पीरियड रहा। लेकिन जैसे गर्ल स्टूडेंट और उनके पेरेंट्स हेजिटेट होते थे, लेकिन हम लोगों को ऐसा कभी भी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि हम बॉयज के से कुछ कम है या कुछ नहीं। बहुत ही फ्रैंकली और साथ साथ कहीं भी हम कम नहीं गिरे। जैसे क्लिनिक्स हो या वर्क कैंप्स हो रूरल एरिया में, क्योंकि वेटरनरी साइंस में जब हम है तो जैसे ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल ये जो इम्पोर्टेंट पार्ट है, तो लेडीज के लिए वो फिजिकल स्ट्रेंथ है, या तो हो सकता है कि वो एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट था। और दूसरी बात है कि फील्ड वर्क, तो फील्ड वर्क में भी बहुत एफर्ट्स लेने पड़ते हैं। वो इतना इजी नहीं होता कि स्टडी कोर्स तो है ही, लेकिन ये पार्ट भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि प्रैक्टिकली जब तक हम वो ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करेंगे वो एरिया में जाके कॉन्वर्सेशन करना फार्मर्स को, तो थोड़ा सा वो एक पार्ट है। और ज्यादातर लड़कियों को तो बहुत आप समझ सकते हैं कि सब पॉश चाहिए और जैसे सिटी साइडर्स जो है तो थोड़ा सा हेजिटेट होना स्वाभाविक है। लेकिन वो बहुत अच्छा पीरियड था। 91 में ग्रेजुएशन के बाद
मैंने इमीडिएटली पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए रजिस्टर किया और 93 में मेरा MBSc मास्टर ऑफ वेटरनरी साइंस इन फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री ये सब्जेक्ट में मैंने किया। 93 में मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ। तो पोस्ट ग्रेजुएशन उसके भी बाद आपका पोस्ट ग्रेजुएशन भी आपके नागपुर यूनिवर्सिटी से था? अच्छा, नागपुर यूनिवर्सिटी से हुआ। और वो नागपुर सिटी और वहाँ का जो सब एटमॉस्फेयर तो सब फेवरेबल था, तो इसलिए वैसे मेरी मन में बहुत इच्छा थी कि मुंबई में चाहिए, क्योंकि एक यूनिवर्सिटी चेंज हो तो वो उसका भी बेनिफिट है और मुंबई जैसे सिटी में करने से और ज्यादा एक्सपोजर मिलता है। लेकिन पेरेंट्स ने बोला कि पोस्ट ग्रेजुएशन करना है, यहाँ सब फैसिलिटीज अवेलेबल है, तो इसलिए फिर वो एक टाइम स्पैन था कि फिर 93 में और एक टर्निंग आया कि मेरा मैरिज हुआ और मेरे लाइफ पार्टनर जो है वो भी एक फॉर्चुनेट है मेरे लाइफ में कि वो भी वेटरनरियन है। तो जैसे दूध में शक्कर घुलने वाली बात हो गई और हमारा बहुत प्यारा सा सफर जिंदगी का शुरू हो गया। हम तो वो भी नागपुर आपके से साथ ही आपके ही बैच में थे या फिर आपसे सीनियर थे? नहीं, वो मुझे 3 साल सीनियर थे। अच्छा। और हम एक दूसरे को अच्छे से पहचानते भी थे। वो बहुत ही सिंसियर और टॉपर स्टूडेंट्स में थे। और हाँ, और आप भी उनका होंगी, आप भी सिंसियर और टॉपर ही होंगी मतलब। वो मेरे से ज्यादा थे। ज्यादा थे। वो और सुन रहे हैं क्या, मतलब जब आप ये इंटरव्यू दे रहे हो? नहीं, वो है अपना काम कर रहे। अच्छा, ओके। नहीं, बाद में सुनने वाले तो नहीं, ये अच्छी बात है, बोल देना चाहिए वगैरह। नहीं, उनको पता है कि मैं उनको बहुत तारीफ करती हूँ। नहीं, क्योंकि कुछ तारीफ भी के वो लायक है मेरे तो से करते हो। तारीफ हाँ के लायक है करनी तभी चाहिए, करते हो। और वो मेरे से सीनियर है तो मुझे बहुत फायदा भी होता है गाइडेंस और भी होता है यूनिवर्सिटी बराबर। में है एग्जैक्टली। देन हम कहाँ तक थे, हाँ हम मैरिज के बाद हम पुणे आ गए। अच्छा, पुणे सिटी में दैट माय हस्बैंड वाज अ रेसिडेंट वेटरनेरियन अच्छा, वर्किंग एट अ स्टड फार्म। ओके। स्टड फार्म तो आपने वहाँ जो के घोड़े रेसिंग के होते हैं। लिए जो हॉर्सेस, हाँ ब्रीडिंग हॉर्स का फार्म था, हम्म। वहाँ हम लोग 5 साल रहे। अच्छा। और यहाँ तो जैसे अलग ही था, सब एडवांस था। और एक था कि वो वहाँ का जो जॉब था, जॉब पैटर्न था, वो 24/7 था ओह, वहाँ। यस, और बहुत ही प्राइवेट था क्या? इट वाज अ प्राइवेट, इट वाज अ यस प्राइवेट यस स्टड फॉर्म? प्राइवेट, ओके। या प्राइवेट स्टडी फार्म। और हम्म। जैसे कि बहुत नेचुरल एटमॉस्फेयर में नेचुरल ब्यूटी और हम्म। पहाड़ों के बीच में वो फार्म था। 150 एकड़ लैंड में जो फार्म वाह। था। 300 to 400 जो फीमेल हॉर्सेस रियर करते थे। और वहाँ का जो एक अलग ही एक्सपीरियंस था कि हर एक वेटरनरियन के लिए एक वो क्या कह सकते हैं, चैलेंजिंग भी और एक अपॉर्चुनिटी कि स्टड फार्म पे जॉब करना। बराबर। और तब जो ह्यूमन डॉक्टर्स की शुरुआत थी एंडोस्कोपी और अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी जो ह्यूमंस में यूज करने का जो पीरियड था एक, उस वक्त 90s में 90 to 95 तक वो पीरियड वहाँ स्टड फार्म पे जो यूज ऑफ एंडोस्कोपी एंड अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी इज द रूटीन प्रैक्टिस ओह, इन, यस, फॉर डायग्नोस्टिक पर्पस। ओके। तो वहाँ बहुत अच्छा एक्सपोजर मिला। और एक बात शेयर करना चाहूंगी कि मेरे जो हस्बैंड है उनको ऑस्ट्रेलिया में कुछ एडवांस टेक्निक्स के ट्रेनिंग के लिए जो हमारे फार्म ओनर थे, बॉस थे, उन्होंने भेजा भेजा था। था। तो हाँ, तो और मुझे भी थोड़ा सा लैब एक्सपीरियंस का लैब का एक्सपीरियंस मिला। तो जो वो जो कुछ पीरियड था वो बहुत कुछ सीखने के लिए मिला। देन इन द ईयर 1995 मुझे एक बेटी हुई। और इस तरह वहाँ का जो सफर था बहुत ही वंडरफुल और लवली जो पीरियड था वहाँ। फिर से एक नया मोड़ आया जिंदगी में। हमने वो जॉब रिजाइन किया। बहुत अच्छे स्टेज पे थे, लेकिन
मेरे जो हस्बैंड है वो एकेडमिक्स में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड थे। अच्छा। और फॉर्चुनेटली यूनिवर्सिटी, वेटरनरी यूनिवर्सिटी की एडवर्टाइजमेंट आई, उनका बायोडाटा काफी अच्छा था और उन्होंने अप्लाई किया, उनका सिलेक्शन हुआ और उन्होंने जॉब रिजाइन किया और वो एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ वेटरनरी मेडिसिन उन्होंने वो ज्वाइन कर लिया, पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ वेटरनरी साइंस यहाँ पर। फिर ये कौन से मेरा भी लोकेशन में जो था? अकोला, अकोला में। अकोला, ओके, सो दैट्स वेयर यू मूव हाँ, फ्रॉम पुणे टू अकोला। यस यस, हाँ। और फिर मैंने महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन की प्रिपरेशन शुरू कर दी। अभी मुझे गवर्नमेंट जॉब के सिवा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था, एज फैक्टर भी होता है तब तक। करेक्ट। तो फिर मैंने, और फॉर्चुनेटली इन द ईयर 99 I was selected as a livestock development officer, gazetted officer, and posted at Jalgaon District Veterinary Polyclinic. Okay. The job chart was a totally clinician's job chart and enjoyed very much. At Jalgaon Veterinary Polyclinic, the posting is totally clinician and I used to treat the animals and involved in the prevention and control of diseases, vaccination campaigns, surveillance program, and also the awareness of livestock owners. तो वो जो पीरियड था, आई एंजॉयड एज अ वेटरनरियन and it was my memorable and wonderful experience. That time I satisfied my job that time. बहुत ही बढ़िया था वो, बढ़िया, मजा आया। बट तभी सर अकोला में थे, आप जलगांव में थे, सो was it close by? Sorry, my geography about Maharashtra is little weak. Yes. 250 किलोमीटर तो आप लोग अलग अलग फिर मतलब you had to be at different places. मैं वो थोड़ा सा पीरियड था, लेकिन वो अभी कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। और वो कैसे, वो भी जैसे जो हमारा प्रीमाइसिस था पॉलीक्लिनिक का, वहां पर मैं क्वार्टर में रहती थी, गुड़िया भी साथ में थी। तो लेकिन फिर वो सैटरडे संडे जो भी केसेस आते थे वो सब हम मीन्स वो सब मुझे करना पड़ता था। लेकिन वो बहुत ही अच्छा था, वहाँ का जो स्टाफ था वो भी कोऑपरेटिव था। और वहाँ जब मैंने सब अकेले रह के वो सब मैनेज किया तो वो बहुत ही ये था। और इस तरह की हमारी जिंदगी शुरू हो गई, दोनों का जॉब दो अलग अलग सेक्टर में कर रहे हैं। तो ट्रांसफर 3 साल के बाद ट्रांसफर होती थी। जैसे मैं जलगांव तो थी 2 साल, उसके बाद फिर से मैंने अकोला ट्राई किया। अच्छा। अकोला में हस्बैंड एंड वाइफ जो रहता है उसके जरिए मैंने किया। लेकिन यहाँ आते भी मुझे अकोला से 60 किलोमीटर जो दूर गांव था, वहाँ एक रूरल एरिया में काम करने का पोस्टिंग मिला, मीन्स अपॉर्चुनिटी आई। यस, मेरा पोस्टिंग हुआ और वहां पर मुझे अलग मीन्स अलग एटमॉस्फेयर में काम करना पड़ा, क्योंकि मैं जलगांव में थी तो यहाँ कैसे अर्बन एरिया में काम किया, तो यहाँ का थोड़ा सा एटमॉस्फेयर अलग था, सब फैसिलिटीज थी, तो थोड़ा सा ये स्टाफ भी अच्छा था। लेकिन जलगांव में आई तो मैं वहाँ एक ग्रेड 1 वेटरनरी डिस्पेंसरी की इंचार्ज थी और मेरा जुरिस्डिक्शन 15 विलेजेस का था। वो काफी ट्राइबल एरिया से अटैच था, कुछ तो जैसा पहाड़ी एरिया रहता है वहां भी, तो कुछ ऐसे वहां का भी बहुत अच्छा रहा। मुझे थोड़ा सा आने जाने का थोड़ा सा प्रॉब्लम था और वो जो रूरल एरिया से थोड़ा सा मैच करने के लिए भी, लेकिन मैं फिर भी बहुत जल्दी ही उन लोगों में घुल मिल गई। उनके जो प्रॉब्लम्स थे वो सब देखा, तो थोड़ा सा एक स्टडी करने को मिला कि एक जो पॉकेट रहता है और जो हमारा देश भी रूरल ग्रामीण गांव का से बना हुआ देश है और अपनी जो एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है, तो वो मैं काफी वहाँ लोगों के साथ
घुल मिल गई, उनसे कैसे इंटरेक्शन करना, उनको कैसे हैंडल करना, वो सब उनको कैसे अवेयर करना, वो बहुत ऐसी छोटी छोटी बातों से मैं सीख के गई कि उसमें जो मुझे कुछ ऐसा सेटिस्फेक्शन मिलता गया कि वो जो मेरा ट्रबल था आने जाने का, और कुछ जो मुझे डिफिकल्टीज आती थी वो थोड़ा सा साइड ट्रैक होते गया, क्योंकि वर्क सेटिस्फेक्शन भी जो है रहे तो वो करेक्ट, अपने को बहुत कुछ ये सिखा देता है। बराबर। इस तरह का मेरा जर्नी हुआ। लेकिन आफ्टर 10 years आई प्रमोशन हो गया मेरा एज अ असिस्टेंट कमिश्नर एनिमल हस्बेंड्री थ्रू एमपीएससी। ओके। तो जैसे वो भी बहुत अच्छा पीरियड था। आफ्टर 10 years of my service, I think in the year 2012, ओके। तो वो जो हुआ तो दैट टाइम जैसे कि मेरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, नाउ दो एडमिनिस्ट्रेटिव प्लस टेक्निकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी। एंड दैट टाइम आई हैव बीन शोल्डर्ड द इंचार्ज responsibilities in charge of district animal polyclinic, and at present means I am working as assistant commissioner animal husbandry at regional disease investigation laboratory of Amravati region and having the jurisdiction of 5 districts. तो जो हमारा जो एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट है, तो यहाँ का जो वर्किंग पैटर्न है तो वो अलग अलग सेगमेंट्स में है, एज पर द पोस्ट वो जॉब चार्ट डिवाइड होता है। तो मैं यहाँ शेयर करना चाहूंगी कि यहाँ जैसे 2 सेगमेंट्स है, जैसे जनरल वेटरनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री। तो जैसे अभी अब मैंने बताया कि जैसे एज अ क्लिनिशियन की जो मेरी पोस्ट थी, तो वहाँ इट इंक्लूड्स द एनाटॉमी, मेडिसिन, सर्जरी, पैथोलॉजी, गायनेकोलॉजी, समटाइम्स मींस न्यूट्रिशन इज द आल्सो पार्ट। और जो एनिमल हस्बेंड्री जो सेगमेंट है, वहाँ प्रोडक्शन मैनेजमेंट और डेयरी सेक्टर है, पोल्ट्री सेक्टर, गोट सेक्टर। तो यहाँ हमको वेरियस एरियाज में काम करने पड़ते हैं, जैसे कि फार्म मैनेजमेंट, न्यूट्रिशन मैनेजमेंट, जेनेटिक्स ब्रीडिंग, लाइव स्टॉक प्रोडक्शन। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ हम देखेंगे कि हेल्थ मैनेजमेंट, तो जैसे इट इंक्लूड्स द ट्रीटमेंट, डिसीज प्रिवेंशन कंट्रोल प्रोग्राम, वैक्सीनेशन कैंपेन और अवेयरनेस ऑफ फार्मर्स एंड लाइवस्टॉक ओनर्स। तो जैसे इस तरह का जो वर्किंग पैटर्न है, तो इस तरह हमें डिफरेंट एरियाज में एज पर हमारा जॉब चार्ट हमको काम करना पड़ता है। इट इंक्लूड्स आल्सो द एक्सटेंशन एक्टिविटीज, द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द वेरियस गवर्नमेंट स्कीम्स। तो यस यस। तो लेकिन अभी जो आया है पीरियड विद इन ये 10 years में, नाउ डेज अपार्ट फ्रॉम गवर्नमेंट सेक्टर, मैं यहाँ कहना चाहूंगी कि वेटरनरी साइंस हैज अ ट्रिमेंडस वाइड स्कोप इन मेनी सेक्टर्स। जैसे कि कहेंगे वाइल्ड लाइफ, फार्मास्यूटिकल कंपनी, वैक्सीन इंस्टीट्यूट है, जैसे कि टॉक्सिकोलॉजिकल लेबोरेटरीज है, रिसर्च इंस्टीट्यूट है, डेयरी सेक्टर, पोल्ट्री सेक्टर, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एंड फोरेंसिक लेबोरेटरीज एंड मेनी मोर। तो इस तरह का जो वाइड स्कोप वेटरनरी साइंस में है, तो यहाँ तो बहुत खुशी होती है कि हमारे यहाँ जो स्टूडेंट्स आते हैं तो उन्हें काफी कुछ है। और इसके अलावा तो एकेडमिशियंस है जो बाहर भी पढ़ने के लिए बच्चे जाते हैं, तो बहुत मीन्स अलग अलग सीखने को मिलता है। प्रेजेंटली जहाँ अब मैं जो असिस्टेंट कमिश्नर पोस्ट जो रीजनल डिसीज इन्वेस्टिगेशन लेबोरेटरी के इंचार्ज का रोल मैं कर रही हूँ, तो जैसे आई एम इन्वॉल्व इन डिसीज इन्वेस्टिगेशन, सीरो सर्वाइलेंस प्लान, सैंपल एनालिसिस। कहीं भी आउटब्रेक होता है तो हमारी टीम जाती है, तो यहाँ जो काम है वो ज्यादातर फील्ड वर्क है। और ज्यूरिसडिक्शन जो है वो 5 डिस्ट्रिक्ट्स का ज्यूरिसडिक्शन है। तो यहाँ जाके सैंपल कलेक्शन है, सैंपल एनालिसिस है, बायोलॉजिकल एग्जामिनेशन है, और अकॉर्डिंगली एडवाइज द प्रॉपर
प्रिवेंटिव एंड कंट्रोल मेजर्स। हम्म तो यहाँ कैसा है कि जैसे मैं एक बात यहाँ शेयर करना चाहूंगी कि जैसे अपनी ह्यूमन पैथोलॉजी लैब होती है, हम्म जो हम इन्वेस्टिगेशन के लिए सैंपल एग्जामाइन करते हैं, हम्म उसी तरह की हमारी लेबोरेटरी है कि हम्म यहाँ डेली रूटीन प्रैक्टिस है, जो मिल्क सैंपल्स, ब्लड सैंपल्स, जैसे हम्म कंप्लीट ब्लड काउंट, जैसे हम अभी जो कोविड 19 पेंडेमिक में कॉमन हम्म मैन भी बहुत यूज टू हो गया है ये ब्लड इन्वेस्टिगेशन एंड ऑल थिंग्स के लिए। तो हम्म ये सब जो फैसिलिटीज है जो हमारे यहाँ प्रोवाइड करते हैं, और यहाँ अवेयरनेस प्रोग्राम थ्रू और मास ट्रेनिंग प्रोग्राम जो लाइफस्टाइल ओनर्स के लिए होते हैं, तो हम्म इसके जरिए हम ये सब फैसिलिटीज लाइफस्टॉक ओनर्स को प्रोवाइड करते हैं। और जो हमारा डिपार्टमेंट है, एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट, अपार्ट फ्रॉम माय लेबोरेटरी, हम्म तो जो बाकी फील्ड्स जो है, जैसे डिस्पेंसरी है, तो हम्म उसके थ्रू भी एक नेशनल, जो जैसे आपको पता होगा कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने जो आत्मनिर्भर का जो आह्वान किया है, हम्म तो वो जो सेक्टर है, तो हम्म वेटरनरी से रिलेटेड नेशनल एनिमल डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम और हम्म नेशनल एनिमल आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन प्रोग्राम, हम्म ये दो प्रोग्राम बहुत ही मीन्स प्राइमरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टूल जो है, वो हमारे ब्रीडिंग प्रोग्राम के अंडर है। वो अभी हम्म फिलहाल पूरे डिपार्टमेंट के थ्रू वो इम्प्लीमेंट हो रही है। हम्म जैसे मैं शेयर करना चाहूंगी कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन जो प्रोग्राम है, इट हम्म इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टूल अंडर ब्रीडिंग प्रोग्राम। हम्म तो इसके बारे में आप लोगों को कुछ पता था, जो मैं आपको तो बोल रही हूँ, नहीं बता रही नहीं हूँ? मेरे को तो मतलब एवरीथिंग वाज वेरी वेरी न्यू एंड आई थिंक इट इज वेरी गुड कि अदर देन आपके मतलब लाइफ के बारे में तो आपने बताया बट यू हैव गिवन अस ए वाइड पर्सपेक्टिव ऑफ what all can happen as a veterinary doctors and specifically career options which are there, so in case there will be some youngsters who will be watching this particular या, show, they यस, can also get a very very good idea about what all is there. Um, श्योर so श्योर। आप इतना सब करते हैं तो I think we will now try to also understand from you about some of your other interests and other things. So I have few questions which I have for you, which might not be so much related to your work, but trying to या, know you a little bit more. Okay. Um, so as a person, because आपने काफी कुछ बातें की about your work which was there. So as a person, will you call yourself to be more of a religious person or आप ज़्यादा spiritual है? मतलब how do you, because manage so many things and घर भी मैनेज कर रहे हो, बाहर भी मैनेज कर रहे हो, खुद भी खुश रह रहे हो अपने आप को, मतलब so what is the secret of एक्चुअली ये भी बहुत इम्पोर्टेंट, जो आपने जो क्वेश्चन पूछा, वो जो है वो मेरे लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट है कि मेरे जीवन में स्पिरिचुअलिटी के कारण ही बहुत सुंदर सा बदलाव आया। मैं हम्म यहाँ शेयर करना चाहूंगी कि मैंने कबीर फिलोसॉफी एडेप्ट की है। okay अभी शायद आज मुझे कहने को बहुत गर्व महसूस होता है कि आज 20 साल हो गए। okay मैं तो वैसे काफी रिलीजियस हूँ, और लेकिन मुझे ऐसे गुरु मिले कि संत कबीर, हम्म जो उनके बारे में बस मैं थोड़ा सा, आप सुनना चाहेंगे? जरूर जरूर प्लीज हाँ, संत कबीर सिर्फ एक संत ही नहीं, हम्म एक विचारक और समाज सुधारक भी थे। हम्म आपने उनकी कुछ रचनाएं, जिन्हें हम साखी या दोहा कहते हैं, हम्म आपने कभी सुना है वो ये शब्द, या उनके दोहे कभी सुने हैं? कुछ जैसे कुछ उनकी जो रचना है। हेलो। सॉरी आई सेड कुछ कुछ सुने हैं जो बहुत कॉमन उनके नाम से जो कोटेशंस आते हैं अबाउट कबीर जी ने ये यस, कहा यस। एंड दैट काइंड ऑफ थिंग हाँ, तो उनकी रचना से उनकी जो विचारधारा है वो झलकती है।
वैसे तो वो रचना जो है वो थोड़ी समझने में कठिन है, क्योंकि वो जो भाषा है वो हर एक नहीं समझ पाता। मुझे भी इतने जल्दी समझ में नहीं आता, उसके लिए भी काफी रीडिंग चाहिए। लेकिन मैं यहाँ एक उदाहरण आपको देती हूँ। जैसे कबीर जी का एक दोहा है, बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, बुरा नो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना, जो दिल खोजा अपना, मुझसे बुरा ना कोई। तो इसका अर्थ है कि जब मैं बुराई खोजने के लिए सारा संसार खोजने चला, पर मुझे कोई बुरा नहीं मिला। जब मैं अपने मन में खुद को झांका, तब मुझसे बुरा कोई न पाया। तो इसका अर्थ ये है कि हमें जस्ट ह्यूमन बीइंग को हमें जजमेंटल नहीं होना, बल्कि हमें सेल्फ एनालिटिकल बनना है। बराबर। तो इस तरह का एक अर्थ उस हर एक इससे आता है। तो अभी तो हम यानी जो एक मैंने आपको एग्जांपल दिया, तो इस तरह का जो ये कबीर साहब का जो है, तो उनके जो विचारधारा थी, एक्चुअली संत कबीर वाज टोटली अगेंस्ट द फॉल्स रिचुअल्स, मेजर रिलीजियस ट्रेडिशंस and superstitious approach, which he believed to have no relevance with the enlightenment of human soul, या ऐसा कहिए कि spiritual enlightenment. बराबर. And he believed in a formless supreme God. जैसे मैं कहूंगी निर्गुण निराकार परमात्मा. तो ये जो विचारधारा मैंने अप्लाई की, जो थॉट, तो उस कारण मुझ में काफी बदलाव मुझे आया मुझ में, और इससे मेरा बहुत ही लाइफ बहुत इजी रहा। और जैसे अपनी जो माइंड स्टेट है, तो मैं कहूंगी कि अपने जीवन में बहुत उतार चढ़ाव आते हैं, हर एक के जीवन में आते हैं, और हम सोचते कुछ है और होता कुछ है, और ऐसी कहीं घटनाएं घटती है कि जो हम वो सहन करने के लिए वो एक शक्ति हमें इससे मिलती है, और वो इससे हम हर्ट नहीं होते। और मुझे तो लगता है कि जीवन में ऐसे उतार चढ़ाव आते हैं, कुछ फैमिली के बारे में, फैमिली मेंबर्स के बारे में कोई भी इशू हो, तो यू एक्सेप्ट इट एंड गो अहेड, तो आपको तुरंत सॉल्यूशन मिलता है। और तुम ज्यादा दुखी नहीं होते हैं, ज्यादा दुखी हुए तो तुम ब्लॉक हो जाता, माइंड ब्लॉक हो जाता, आपको कुछ सॉल्यूशन मिलता नहीं। तो इस तरह की मुझे बहुत अच्छे एक्सपीरियंस आए मेरे वर्किंग प्लेस में भी बहुत, और हमारा जो है पब्लिक ओरिएंटेड सर्विस है हमारी, एक बात। सेकंड बात है कि जो ज्यादातर 20 साल पहले तो लेडीज डिपार्टमेंट में नहीं थी, हम एक होल डिस्ट्रिक्ट में एक आधी लेडीज काम करती थी, लेकिन हमें कभी भी ऐसा नहीं लगा कि 100 जेंट्स ऑफिसर्स के बाद एक आधी लेडीज मीटिंग में बैठी है, लेकिन कभी ऐसा लगा नहीं। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस, बहुत कोऑपरेटिव नेचर के लोग मिले, और ये जो होता है वो शायद इस कारण ही हुआ, ऐसा मुझे लगता है। और जैसे एक पॉजिटिविटी, पॉजिटिव वाइब्रेशन स्प्रेड होते हैं, और इसके लिए मैं, और जैसे मैं विश्वास करती हूँ एक बात पे कि मन का हो तो अच्छा, मन का ना हो तो और भी अच्छा, क्योंकि वो ईश्वर की इच्छा से होता है। यू एक्सेप्ट इट, गो अहेड, और इस बात पे मैं विश्वास करती हूँ। I think that's a very nice, that's a very nice philosophy which is there. तो ये जो आपने मतलब as you said you got involved into Kabir spirituality, तो mostly you self studied it, because we don't hear too much of things happening on Kabir ji, or मतलब that part does not come very frequently, other than as you said दोहा यहाँ वहाँ use हो जाते by people. So how did that happen? बहुत नहीं, ये जो आपने पूछा बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। काफी लोग जानना चाहते हैं कि डीपली कि ये क्या है,
तो इसका बहुत अच्छा स्टडी मटेरियल है। अच्छा। और सॉरी मेरे हस्बैंड और मैं, हम दोनों ने ये फिलॉसफी एडेप्ट की। अच्छा। हमारे गुरु ने हमें ये अनुग्रह दिया है। और मेरे फादर है, उन्होंने मुझे ये इससे इंट्रोड्यूस किया, लेकिन कोई फोर्स नहीं किया। हम्म। वो पूरे जैसे हमें हर एक के जैसे अनुभव जैसे आता गया। हम्म। तो जो हम लोगों की जो ईश्वर की पूजा करना है, तो हम हम्म। मेडिटेशन करते हैं, डेली हम्म। मेडिटेशन रहता है। हम्म। और वो मेडिटेशन के जरिए हमें वो एक्सपीरियंसेस आते गए। हम्म। तो मुझे लगता है कि ये जो उपासना है, ईश्वर की उपासना, हम्म। वो हमें स्पिरिचुअलिटी के थ्रू की करने से हमें वो ईश्वर की भक्ति का एक नया मार्ग मिलता है, ऐसा हम्म। मैं मानती हूँ। Okay, that's very good. So, okay, that brings me to the next question which I have कि I am aware कि आप लिखती हो, and I think Wagmare sir also is, first of all, he's in academics, plus I think he is very interested in literature. शायद he was the editor आपके कॉलेज के मैगजीन के, और सिर्फ आपके पोएम्स वगैरह वो छापते थे, और that used to be is that correct? Is the first thing. Okay. Okay. So हाँ what I wanted to ask is आप हिंदी में ज्यादा लिखते हो या फिर मराठी में आप पोएम्स लिखते हो? हाँ, मैं पोएम्स वगैरह मैंने लिखी है, लेकिन मराठी में ज्यादा मेरी मदर टंग में वो मैं अच्छे से एक्सप्रेस कर सकती हूँ। अच्छा। लेकिन हिंदी में भी मैंने एक दो पोएम लिखे हैं। तो और मतलब कुछ सुना दीजिए, मतलब। अच्छा, वो पहला क्वेश्चन आपने हाँ, स्किप कर दिया, मतलब कि वाघमारे साहब सिर्फ आपका ही नहीं उन्होंने नहीं, कभी हाँ, पब्लिश किया उनका था भी कि, मतलब आप डिड ही पब्लिश नहीं, एनीथिंग, मेरी बिकॉज़ ही वाज पोएम ए। वगैरह उन्होंने नहीं, एक्चुअली मेरी पोएम वगैरह उन्होंने पब्लिश नहीं की। लेकिन ओके। वो कॉलेज डेज में जो कॉलेज मैगजीन के एडिटर थे, वो ओके। एकदम करेक्ट आपने कहा। ओके। हाँ, और उनका जो राइटिंग है वो अभी ज्यादातर रिसर्च ओरिएंटेड रहता है। ओरिएंटेड हो गए, वो डेफिनेटली। यस, वो अभी प्रोफेसर है वेटरनरी मेडिसिन के। और टीचिंग वेटरनरी क्लिनिकल कॉम्प्लेक्स के सुपर ये इंचार्ज है। तो वो ज्यादातर टेक्निकल इसमें उनका लिखते राइटिंग रहता है। हैं, और वो रिसर्च ओरिएंटेड राइटिंग है उनका। आउटपुट्स रहते हैं। No, यस, which is very और important because I think एग्जैक्टली, हाँ only he can do it, and that's a full time, and that's a very very skilled kind of हाँ, writing which is there. So definitely. हम्म, तो तो आपकी कोई कविताएं सुनी लेते हैं, मतलब anything of your choice? अ, हिंदी में वैसे वैसे मैंने मराठी में मेरे आई पे कविता लिखी है। मेरे Okay. मदर इन लॉ जो है, उनका 75th बर्थडे सेलिब्रेट किया था हमने, तो उन पे भी मैंने मराठी में कविता लिखी है। हम्म। लेकिन मैं आपको स्त्री ये विषय पे मैंने कविता हिंदी में लिखी है। चलिए। तो Okay. शायद आप कंफर्टेबल रहेंगे हिंदी, तो हाँ, हिंदी मेरे में ख्याल से मैं आई विल बी मोर यस, कंफर्टेबल, डेफिनेटली। तो हाँ, वो सुन लेते हैं। अ, हाँ। हाँ, तुम सूरज हो इस आसमां का, तुम सूरज हो इस आसमां का, मैं स्त्री के बारे में बोल रही हूँ। हम्म। तुम चांद हो इस गगन का, तुम छाया हो हर पेड़ की, तुम रोशनी हो हर किरण की, तुम खुशबू हो हर फूल की, तुम धरोहर हो इस धरती की, तुम फूल हो हर बगियन का, तुम कली हो हर आंगन की, तुम शांति हो हर घर की, तुम शक्ति हो हर घर की, तुम सब कुछ हो घर घर की, तुम सब कुछ हो घर घर की, पर मर्यादा कभी पार न करना, इस घर की उस घर की, इस घर की उस घर की। तो ये मेरी कविता है बहुत ही प्यारी, स्त्री बहुत विषय ही पे। प्यारी है। तो आपने, मतलब जो आपने बोला कि हिंदी यू हैव नॉट रिटन मच, बट मराठी में आपने शायद ज्यादा लिखे हैं, तो आर यू थिंकिंग ऑफ मे बी पब्लिशिंग इट इनटू सम बुकलेट फॉर्म और अदरवाइज? नहीं, ऐसा बहुत कम है, मेरा कलेक्शन भी बहुत कम है। और मैंने एक्चुअली क्या होता है कि जो अपना जो ये अदर देन ऑफिस
इस पे थोड़ा सा बहुत इच्छा है बहुत कुछ करने की, लेकिन उतना वक्त नहीं दे वक्त पाता। मिलना थोड़ा मुश्किल। यस, मेरा भी राइटिंग है, वो ज्यादातर पॉपुलर आर्टिकल्स जो रिलेटेड टू फार्मर्स एंड ओके। अवेयरनेस फॉर फार्मर्स एंड लाइफ स्टॉक ओनर्स, तो हम्म। जो पब्लिश करती हूँ मैं, तो ज्यादातर जो एग्रीकल्चर मैगजीन्स आते हैं हम्म। इन फार्मर्स के लिए या लाइफ स्टॉक ओनर्स के लिए, हम्म। उनके लिए मैं लिखती हूँ। और जो लोकल न्यूज़पेपर है, वहाँ पे भी मेरे आर्टिकल, पॉपुलर आर्टिकल मैं पब्लिश करती हूँ। हम्म। और रेडियो टॉक भी होते हैं, तो ये एरिया में काम वक्त देती हूँ, तो थोड़ा हम्म। सा ये छूट जाता है पीछे। Okay. नहीं चलो, अब कोई नहीं, मतलब इफ यू गेट अराउंड, मतलब अभी शायद 20-25 होंगे, तो धीरे धीरे अगर उसको 25 50 60 हो गए, तो आजकल सेल्फ पब्लिशिंग इज नॉट टू मच ऑफ ए प्रॉब्लम, तो आप यस इजीली यस, कर सकते हो। हाँ तो मे बी इन कपल ऑफ इयर्स होपफुली आपका पब्लिकेशन आ जाएगा, तो हाँ, ट्राई बिकॉज, करूंगी। हाँ, बिकॉज इट बिकम्स easier for people to know कि आप talented, आपके the thought process which is there. Okay, coming to the next talent which you have, आप गाना भी बहुत अच्छा गाती हो, तो again, uh, is it again a choice between Hindi and Marathi, or is it जो आपको पसंद आया वो गा दिया? एक्चुअली आई लव सिंगिंग। Okay. जो मेरा मेरा दिन तो गाना गाने से शुरू होता है। और क्या बात है। और इसमें जैसा सेटिस्फेक्शन ऐसा रहता है कि मूड फ्रेश हो जाता है। और Very कितने भी टायर्ड फील कर रहे हो, तो अचानक से एक एनर्जी आ जाती है। yes. और बहुत अच्छा, मैं तो कहूँगी मैं बाथरूम सिंगर हूँ। मुझे कोई सुर ताल का ज्ञान नहीं है। बस मेरे मन की खुशी के लिए मैं गाती हूँ, क्योंकि मुझे गाने बहुत अच्छे लगते हैं। गाना गाना भी बहुत अच्छा लगता है, और मेरे घर वाले मुझे टॉलरेट करते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। चलो, आप घर वाले तो टॉलरेट कर ही लेते हैं, हम लोग भी आपका टैलेंट देख ही लेते हैं। मैंने तो सुना है आप काफी अच्छा गाती हो, यू आर बीइंग वेरी हम्बल अबाउट इट। तो अगेन, एनी सॉन्ग ऑफ योर चॉइस? हाँ, वैसे मराठी भी गाती हूँ, हिंदी भी गाती हूँ, ऐसा कुछ ये नहीं है। सोचती हूँ जिंदगी के सफर में गाऊं या अलग कुछ गाऊं। ट्राई करती हूँ। जरूर जी, ये प्लीज। गाना मैंने ज्यादा प्रिपेयर नहीं किया है, लेकिन आज की जो आप हमारी बातचीत है, वो टाइटल को सूट करता है, इसलिए मैं ये गाना चाहती हूँ। जरूर। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। फूल खिलते हैं, लोग मिलते हैं, फूल खिलते हैं, लोग मिलते हैं, मगर पतझड़ में जो फूल मुरझा जाते हैं, वो बहारों के आने से खिलते नहीं। कुछ लोग एक रोज बिछड़ जाते हैं, वो हजारों से मिलते नहीं। उम्र भर चाहे कोई पुकारा करे उसका नाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। थैंक यू वेरी मच, एंड आई थिंक दैट्स वंडरफुल, एंड आई थिंक जैसे आपने बोला, वेरी ऐप्ट फॉर
जो हमारा प्रोग्राम का थीम है कि जिंदगी का सफर, तो इट्स वेरी सिमिलर कि फूल खिलते हैं, लोग भी मिलते हैं। तो ये एक मुलाकात थी आपके साथ, एंड इट वाज सो नाइस कि आपने इतनी सारी बातें हमसे बताई। पिछले 45 मिनट से हम बातें कर रहे हैं, तो थैंक यू वेरी मच। ये आपका वर्किंग डे था, वर्किंग डे में आपने at the end of the day you have taken the time out, so really thankful to you for that. Before we go, just one last small question. Uh, since आप मतलब गाना वगैरह गाते हो, and as you said आपके family members also tolerate, so आपका बेटा भी does he sing, has he picked up from your from his mom and all गाना वगैरह? सिंगिंग नहीं, लेकिन कीबोर्ड में मेरे जाता है? हस्बैंड और यस, वे दोनों भी बहुत ही बढ़िया, यानी मेरे एफर्ट्स कम है उसमें। वो कीबोर्ड बहुत अच्छा करता है मेरा बेटा, तो जैसे विद इन 50 मिनट्स में ग्रास्प कर लेता है। हाँ, बहुत अच्छे नेचुरल बीट्स टैलेंट, है। या या which is good. So आप कभी मेरे ख्याल से in future we'll try to ensure कि उसका भी मतलब talent we can listen to him sometimes, and वाघमारे सर तो talented है, उनके लिए तो शायद एक अलग प्रोग्राम ही बनाना पड़ेगा when you are looking at it. थैंक यू So वेरी मच। thank you very much for giving us the time, and wish you all the best. थैंक यू वेरी मच। Okay, bye then. बाय।